ये महामारी हम सब की जिंदगी को कई तरीके से बदल रही है। काम करने के तरीके बदल जाएंगे, काम की जिंदगियां बदल जाएंगी। हमें नहीं मालूम कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से बदल रही है और उसमें हर किसी व्यक्ति की अपनी भागीदारी या भूमिका या उसकी मांग किस तरह से होने वाली है। तो इस पर हम बात करना चाहते हैं। येल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं रोहिणी पांडे, और जो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर को डायरेक्ट भी करती हैं, और जो जमील पावर्टी एक्शन लैब है उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और गवर्नमेंट ग्रुप की को चेयर भी हैं। ये वही संस्था है जिसे 2003 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और सेंथिल मुरलीनाथन ने बनाया था। और रोहिणी पांडे 20 साल से दुनिया के हर मशहूर आर्थिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं, अध्ययन के रूप में, अध्यापन के रूप में। और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड से हैं। ये अच्छी बात इसलिए है कि हमसे आपसे वो हिंदी में बात कर सकती हैं। रोहिणी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि हम सब आर्थिक संकट की बातें कर रहे हैं, और एक पत्रकार के रूप में भी मुझे नहीं पता हम सब की ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। जी। आप क्या देख रही हैं कि आने वाले समय में इस अर्थव्यवस्था में कोई व्यापक बदलाव आप देख रही हैं, जिसमें बहुत सारे जो पुराने स्किल वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, या नया क्या होगा? तो धन्यवाद रवीश जी। अ, तो जमाना जरूर बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। पर पहली चीज ये देखनी है कि ये क्यों बदल रही है, और बदल रही है क्योंकि ये वायरस आया है। तो कितना बदलेगा और कैसे बदलेगा, इसका काफी कारण होगा कि वायरस को किस तरह से इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करेगी। तो सबसे जरूरी बात यही है कि अर्थशास्त्र की बात करने के लिए हम लोग को पहले बात यही करनी है कि किस तरह से सरकार इस वायरस से मुकाबला करेगी, कितना टेस्टिंग करेगी, कितना पैसा हेल्थ सिस्टम में जाएगा। ये सब इसको अलग नहीं कर सकते हैं बात करने की कि इकोनॉमी में क्या असर होगा। प्रोफेसर रोहिणी, हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि इसकी तुलना 2008 की मंदी से की जाती है। कई बार जो ग्रेट डिप्रेशन थी उससे तुलना की जाती है। क्या कई बार कहा जाता है कि उससे भी भयानक है, ये रेफरेंस बार बार आता है। क्या हम उन अतीत के अनुभवों से आज के संकट को समझ सकते हैं, उस बेंचमार्क से? देखिए, किस बेंचमार्क से देखा जाए, ये हेल्थ बेंचमार्क से देखा जाना चाहिए, क्योंकि किस देश ने कितनी अच्छी तरह से इससे डील किया है, कि उन्होंने कितना देखा है कि हमें वायरस से कैसे करना है। तो चाहे भारत में ही देखिए, तो आप केरला का केस देखिए। उन्होंने बहुत जल्दी से टेस्टिंग ट्रेसिंग की। उनका वायरल लोड बहुत लो है, और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पर जो इफेक्ट हुआ है वो कम हुआ होगा। तो इसी कारण से मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हम लोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये रिसेशन है, कि ये 2008 में हुआ था उसी की तरह है। परंतु हमको ये देखना चाहिए कि जब सार्स हुआ था, या अगर आप बहुत पीछे जाना चाहें तो 1918 में जो फ्लू हुआ था, जिसमें भारत के करीब 5% लोग अफेक्ट हुए थे, उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, उसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा। तो एक एग्जाम्पल लीजिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत लोगों को ये परेशानी हो रही है कि नौकरियां चली जाएंगी। कौन से सेक्टर में अभी नौकरियों की शायद जरूरत है, ये है टेस्टिंग और ट्रेसिंग में। तो आप देखिए कैसे भारत ने पोलियो को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने एक पूरी आर्मी खड़ी की लोगों की, जो टेस्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे, दवाई देंगे। उसी तरह से देखनी चाहिए कि कहाँ नौकरियां क्रिएट हों, किस तरह से क्रिएट हों। ये नहीं है कि ये कोई इंडस्ट्री वैसे ही वापस आ जानी चाहिए। अभी अगले कई महीनों के लिए मेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, और इसी में नौकरियों में। उसके बाद फिर आई थिंक प्रश्न उठता है कि जिस तरह से वायरस कम होता जाएगा, उस तरह से कैसे इकोनॉमी खोली जाए, कौन से सेक्टर्स वापस आएंगे, उस पर फिर डिस्कशन हो सकता है।
आप लोग किस तरह से प्रोफेसर इस सवाल को देखती हैं कि कहा जा रहा है कि ग्लोबल अब ख़त्म हो गया और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल को वोकल बनाना है। क्या ये सब दृष्टियां तो पहले भी हैं, नीतियों में इन सब पे पहले भी जोर रहा, एकदम से तो कोई देश पूरी तरह से ग्लोबल नहीं था, न भारत था, लेकिन क्या ये एक मॉडल हो सकता है इस संकट से निकलने के लिए? इसमें किसी प्रकार की आपको स्पष्टता नज़र आती है? ये जो आप बता रही हैं कि हेल्थ में ज़्यादा खर्च करना है, तो क्या वो इसमें वो मॉडल आपको दिख रहा है? तो देखिए, जिस जिस सेक्टर में खर्च करना है उसमें ग्लोबल से तो हम हट नहीं सकते हैं। अब दुनिया ऐसी बन गई है कि शायद लोग ट्रैवल कम करेंगे, एक जगह रहेंगे, परंतु इतनी कनेक्शंस हो गए हैं अब कि किसी देश को ये कहना कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी और देश पर किसी चीज पर निर्भर नहीं होंगे, ये तो हो नहीं सकता है। तो प्रश्न ये है कि किस तरह से भारत में कौन सी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से जगहों में किस तरह से लिंक्स बनाए जाए दूसरे देशों के साथ, ये जरूर बदलेगा। एयरलाइन सब देशों में यही कहा जा रहा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जो बिल्कुल बदल जाएगी इसके कारण से। टेक्नोलॉजी का शायद ज्यादा जरूरत होगी, जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और मीटिंग्स इस तरह से होंगी। तो किस तरह से लोग बातचीत करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर होगा, ये बदला जाएगा। परंतु ये आइडिया कि एक देश बिल्कुल किसी और देश से किसी बात पर निर्भर नहीं होगा, ये तो मुझे लगता है नहीं हो सकता है। ये भी कहूंगी कि अगर हमको इस हेल्थ संकट से डील करना है, तो हम लोगों को चाहिए कि दूसरे देशों के साथ काम करें, दूसरे देशों से सीखें। जब भारत में अभी लो टेस्टिंग लेवल्स हो रही हैं, इनको किस तरह से इंक्रीज किया जाए। अगर वैक्सीन डेवलप हो तो किसी भी देश में वैक्सीन डेवलप हो, पूरे संसार में सभी लोगों को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए तो ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। भारत ने जो आर्थिक पैकेज दिया है वो लोन ओरिएंटेड है, मतलब आप कर्ज लें, कर्ज लेने की हम कुछ सुविधा बेहतर कर देते हैं। बाहर के देशों में डोल सिस्टम है कि आपके खाते में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप मिडिल क्लास हैं तब भी आपको भारतीय रुपए में 60 से 70 हज़ार, कभी कभी 1 लाख रुपए की मदद की जा रही है। क्या भारत का ये रास्ता आपको सही दिशा में जाते हुए लग रहा है? देखिए, अभी भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि लोगों को कैसे पहुंचा जाए। अगर उनको पैसा दिया जाए या उनको कर्ज दिया जाए या खाना दिया जाए, इन सब के लिए सबसे जरूरी यही है कि जिसको जरूरत है उनको पहुंचा जाए। और अभी जो हम डेटा देख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि जो खाने का सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो ज्यादातर लोगों को पहुंच जा रहा है। परंतु जो थोड़ा बहुत भी पैसा उज्ज्वला के थ्रू या जनधन के द्वारा दिया जा रहा है, उसकी रीच कम है। तो जरूर ये बात की जाए कि रीच कम है से क्या मतलब है आपका? रीच कम है से क्या मतलब है? देखिए, अगर आप जनधन अकाउंट को देखें तो कहते हैं कि करीब 20 करोड़ औरतों के पास जनधन अकाउंट है भारत में अभी। अगर आप उसके बाद देखें कि भारत में कितनी औरतें ऐसे घरों में रहती हैं जो गरीब हैं, तो 50% से ज्यादा औरतों के पास ये अकाउंट नहीं है। उसके ऊपर से जब आप लोगों से पूछें कि आपके पास अकाउंट है, कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनका अकाउंट जनधन है या नहीं है। तो उनके पास जनधन अकाउंट हो भी तो भी बैंक जाने में इतनी गर्मी में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से लोगों को पैसा दिया जाए, अगर देना चाहें, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और कम इसके बारे में कि कर्ज दिया जाए या डोल दिया जाए। हम लोग जो डेटा देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि दोनों जो पीडीएस सिस्टम है और जो नरेगा सिस्टम है गांवों में, वो पहुंचने के लिए शॉर्ट रन में एटलीस्ट अभी जब अगले 2-3 महीने के लिए ठीक तरीका रहेगा। अब जो
जो श्रमिक वापस जा रहे हैं या जो अभी शहरों में बसे हुए हैं, उनके लिए तो नरेगा काम नहीं आएगा, तो उनके लिए क्या किया जाए, आई थिंक ये प्रश्न पूछना चाहिए अभी। इस पे अलग अलग सरकारें कुछ कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत तरह के लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं और हम लोग जो समझ रहे हैं कि और ज़्यादा इनका मजदूरों का शोषण होने वाला है। तो क्या भारत की तरक्की, जो भी आर्थिक तरक्की है, वो इसी मॉडल से होनी तय है कि हम मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका शोषण करें और उसे उसके श्रम का फ़ायदा लें? क्या बाकी जो दूसरे देशों ने आर्थिक तरक्की की है, क्या वो इसी तरह के श्रम सुधार के कानूनों के दम पर आगे आ पाए हैं? नहीं, देखिए, अगर अगले अगले देशों में देखें और देखें कि श्रमिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार कब मिले हैं, वो मिले हैं कई यूनियन जब एक्टिव हुए हैं। तो अभी चाहे सरकार जो कहे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो श्रमिकों की खुद की कलेक्टिव हैं, जो यूनियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप्स हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि श्रमिकों को क्या चाहिए। एक बात ये भी देखनी चाहिए कि बात अखबारों में या मीडिया में बहुत हो रही है कि श्रमिक ये लॉज चेंज किए जा रहे हैं, परंतु अगर आप फिर से अभी डेटा में देखें तो ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कई बार, जैसे हम लोग कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। तो अगर आप जैसे सबसे 2018 की लेबर फोर्स सर्वे देखें भारत की, उसमें करीब 70% लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, उनके पास या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो लोग जिन पर अभी परेशानी हो रही है, उनको ये लेबर लॉज एनीवे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए श्रमिकों के लिए, परंतु ये देखते हुए कि बहुत लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये जो अभी जो पुश बैक होगा, उससे कई लोग अफेक्ट होंगे, पर ज्यादातर लोग जो अभी जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिनको बिल्कुल कह दिया गया एक दिन से दूसरे दिन के लिए कि आपके पास काम नहीं है, ये लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, जहां पर कई बार इसलिए सेक्टर में गए क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी कम की होल्ड बैक की जा रही थी, उनको पूरा पैसा मिल रहा था। परंतु जब कोविड हुआ तो उन लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रोहिणी, हमसे बात करने के लिए। आप देख धन्यवाद। रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।